अब तक हम कांत की किताब के अलग अलग हिस्सों में उतर चुके हैं। हमने देखा ज्ञान कहां से आता है, एक्सपीरियंस कैसे बनता है, स्पेस और टाइम की क्या भूमिका है, अंडरस्टैंडिंग कैसे कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज के जरिए अनुभव को व्यवस्थित करती है, रीजन क्यों बार बार अनुभव की सीमा से बाहर जाना चाहती है, और जब वह ऐसा करती है तो एंटिनोमीज और मेटाफिजिकल इल्यूशंस कैसे पैदा होते हैं। फिर हमने देखा कि गॉड, सोल और वर्ल्ड को थियोरेटिकल नॉलेज के रूप में पकड़ने की कोशिश क्यों समस्या पैदा करती है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल है जो पूरी किताब को एक साथ जोड़ देता है। आखिर कांत ये सब कर क्यों रहे थे? क्या ये किताब केवल ये बताने के लिए है कि इंसान बहुत कुछ नहीं जान सकता? अगर ऐसा होता तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन केवल लिमिटेशंस की किताब बनकर रह जाती। लेकिन कांत का काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम ये बता सके कौन सा नॉलेज संभव है, क्यों संभव है, कहां तक वैलिड है और कहां रीजन अपने ही अधिकार से आगे निकल जाती है। और यही पार्ट 7 का केंद्र है। शुरुआत एक बहुत साधारण सवाल से करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक पेड़ है। आप उसे देखते हैं। आप कहते हैं ये पेड़ है, फिर कहते हैं ये हरा है, ये लंबा है, ये हवा में हिल रहा है। अब पहली नजर में लगता है कि बस इतना ही तो है। हमने पेड़ देखा और उसके बारे में नॉलेज बना लिया। लेकिन कांत पूछते हैं, रुको, तुमने वास्तव में किया क्या? तुम्हारी सेंसेस ने क्या दिया? तुम्हारे माइंड ने उसमें क्या जोड़ा? और सबसे महत्वपूर्ण, वह कनेक्शन कैसे संभव हुआ जिसके कारण अलग अलग सेंसेशंस तुम्हारे लिए एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। यही कांत की पूरी फिलॉसफी शुरू होती है। सेंसिबिलिटी दुनिया हमें पहले दिखाई देती है। कांत के फ्रेमवर्क में नॉलेज की शुरुआत एक्सपीरियंस से होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा नॉलेज केवल सेंसेस से बना है। सेंसिबिलिटी हमें ऑब्जेक्ट्स की इंट्यूएशन देती है और हमारी सेंसिबिलिटी के 2 फंडामेंटल फॉर्म्स हैं, स्पेस और टाइम। यानी जो भी बाहरी वस्तु हमें दिखाई देती है वो स्पेशल फ्रेमवर्क में दिखाई देती है और हमारे इनर एक्सपीरियंसेस सक्सेशन में आते हैं। पहले कुछ हुआ, फिर कुछ और। ये टेम्परल स्ट्रक्चर है। कांत के लिए स्पेस और टाइम एम्पिरिकल चीजें नहीं हैं जिन्हें हम दुनिया से बाद में सीखते हैं। वे हमारी सेंसिबिलिटी की कंडीशंस हैं। यानी किसी बाहरी ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करने से पहले ही हमारा माइंड उसे स्पेस में रिसीव करने की क्षमता रखता है। और इसी कारण मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री जैसे सिंथेटिक प्रायरी जजमेंट्स की संभावना का प्रश्न पैदा होता है। लेकिन अब पहली बड़ी समस्या, अगर स्पेस और टाइम हमारी सेंसिबिलिटी के फॉर्म्स है तो क्या इसका मतलब यह है कि बाहरी दुनिया फेक है? क्या कांत कह रहे हैं कि बाहर कोई वास्तविक चीज है ही नहीं? नहीं, यहां कांत को समझने में सबसे ज्यादा गलती होती है। उनका ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म ऑर्डिनरी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म नहीं है। कांत स्वयं स्पष्ट करते हैं कि ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट्स की रियलिटी को डिनाई नहीं करता। स्पेस और टाइम में हमें जो ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस होते हैं वे एम्पिरिकल सेंस में रियल है। लेकिन स्पेस, टाइम और अपीयरेंसेस को थिंग्स इन देमसेल्व्स के रूप में नहीं लिया जा सकता। यानी पेड़ रियल है और पेड़ जैसा हमें एक्सपीरियंस होता है वही पेड़ रियलिटी इन इटसेल्फ का कंप्लीट और फाइनल रूप है। इन दोनों क्लेम्स में अंतर है और यही अंतर कांत की फिलॉसफी का केंद्र है, फेनोमेनन और थिंग इन इटसेल्फ। अब इन 2 शब्दों को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। फेनोमेनन, वस्तु जैसी वह हमें एक्सपीरियंस में दिखाई देती है। थिंग इन इटसेल्फ, वस्तु जैसी वो हमारी सेंसिबिलिटी और एक्सपीरियंस की कंडीशन से इंडिपेंडेंट अपने आप में हो सकती है। कांत का पॉइंट यह नहीं कि फेनोमेनन फेक है, बल्कि हमारा एम्पिरिकल नॉलेज अपीयरेंसेस के क्षेत्र में जेन्युइनली वैलिड है। लेकिन उससे हम ऑटोमेटिकली ये नहीं कह सकते कि हमने रियलिटी को उसके बिल्कुल इंडिपेंडेंट अल्टीमेट फॉर्म में जान लिया है। यही वजह है कि कांत के लिए एम्पिरिकल रियलिज्म और ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म एक साथ संभव है। यानी दुनिया हमारे अनुभव में वास्तविक है, लेकिन हमारी नॉलेज उस दुनिया को हमारी कॉग्निटिव कंडीशंस के माध्यम से जानती है। अब अगला सवाल, सिर्फ सेंसिबिलिटी से नॉलेज बन जाएगी? नहीं, क्योंकि सेंसेस हमें सेंसेशंस देती हैं, लेकिन सेंसेशंस अपने आप कोई ऑर्गेनाइज्ड जजमेंट नहीं बनाती। आपने बहुत सारी चीजें देखी, रंग, आकार, आवाज, गंध, स्पर्श, लेकिन इन सबको एक कोहेरेंट ऑब्जेक्ट के रूप में समझने के लिए माइंड को कुछ करना पड़ता है और यहां प्रवेश होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग माइंड का दूसरा इंजन। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स के जरिए काम करती है। वह अलग अलग इंट्यूशंस को किसी रूल के अधीन सोचती है। यही कैटेगरीज आती हैं, जैसे यूनिटी, प्लूरैलिटी, कैजुअलिटी, सब्सटेंस, नेसेसिटी आदि। अब इसे एक छोटे उदाहरण से समझिए।
आप देखते हैं एक गेंद खिड़की से टकराती है, फिर शीशा टूट जाता है। आप सिर्फ दो घटनाएं नहीं देखते, आप सोचते हैं पहली घटना दूसरी का कारण बनी, यानी माइंड ने एक्सपीरियंस को कॉजल रिलेशन में ऑर्गेनाइज किया। और कांत का प्रश्न है, क्या कैजुअलिटी हमें एक्सपीरियंस से मिली है या एक्सपीरियंस को कॉजल रूप में समझने की क्षमता पहले से हमारे कॉग्निशन की स्ट्रक्चर में है? यही कांत की फेमस ट्रांसेंडेंटल इंक्वायरी सामने आती है। कैटेगरीज अकेली कुछ नहीं कर सकती। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं सिर्फ कैजुअलिटी शब्द अपने दिमाग में रखूं तो इससे कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने नहीं आ जाएगा। अगर मैं सब्सटेंस सोचूं तो इससे कोई सब्सटेंस दिखाई नहीं देने लगेगी। कांत के अनुसार कैटेगरीज को ऑब्जेक्टिव मीनिंग तभी मिलता है जब वे सेंसिबिलिटी से दिए गए ऑब्जेक्ट्स पर लागू हों। उनके अनुसार कैटेगरीज बिना सेंसिबल स्कीमेटा के केवल फंक्शंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैं। उनका ऑब्जेक्टिव मीनिंग सेंसिबिलिटी से आता है, यानी सेंसेस बिना कॉन्सेप्ट्स के ब्लाइंड हो सकती हैं और कॉन्सेप्ट्स बिना सेंसिबल कंटेंट के एम्प्टी हो सकते हैं। यह कांतीय फिलॉसफी का बहुत प्रसिद्ध बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कांत की पूरी मशीन को एक लाइन में देखिए। बहुत सरल भाषा में, सेंसिबिलिटी हमें सामग्री देती है, अंडरस्टैंडिंग उस सामग्री को ऑर्गेनाइज करती है, जजमेंट उस ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट पर प्रोपोजिशंस बनाती है, और फिर रीजन उन जजमेंट्स को व्यापक यूनिटी में ले जाने की कोशिश करती है, यानी सेंसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, रीजन। और इन तीनों के बिना कांत की पूरी आर्किटेक्चर समझना मुश्किल है। अब आता है ट्रांसेंडेंटल लॉजिक। कांत सामान्य लॉजिक और ट्रांसेंडेंटल लॉजिक में अंतर करते हैं। जनरल लॉजिक यह देखती है कि थॉट अपने फॉर्मल रूल्स के अनुसार कंसिस्टेंट है या नहीं, लेकिन ट्रांसेंडेंटल लॉजिक इससे आगे पूछती है, हमारे प्योर कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस से प्रायरी कैसे रिलेट कर सकते हैं? कांत इसे ट्रांसेंडेंटल लॉजिक का विषय बनाते हैं, यानी सवाल अब केवल क्या मेरा आर्ग्यूमेंट लॉजिकली वैलिड है नहीं, बल्कि यह कॉन्सेप्ट वस्तु के बारे में नॉलेज दे भी सकता है या नहीं। यह अंतर बहुत बड़ा है। यहीं से ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स शुरू होती है। ट्रांसेंडेंटल लॉजिक के दो बड़े हिस्से हैं, ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक और ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक। एनालिटिक का काम है समझना कि प्योर अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स कैसे लेजिटिमेट नॉलेज दे सकते हैं। कांत इसे लॉजिक ऑफ ट्रूथ की दिशा में रखते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि प्योर अंडरस्टैंडिंग का उपयोग तभी मीनिंगफुल है जब उसके ऑब्जेक्ट्स हमें इंट्यूशन में दिए जा सके। इंट्यूशन के बिना नॉलेज ऑब्जेक्टलेस और एम्प्टी रह जाती है। यानी एनालिटिक का काम है रीजन को बताना कि उसका सही थियोरेटिकल यूज क्या है, और डायलेक्टिक क्या करती है। अब वही रीजन जब अपनी सीमाओं को भूल जाती है और प्योर कॉन्सेप्ट्स को ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे वे एक्सपीरियंस से बाहर भी ऑब्जेक्ट्स का कंप्लीट नॉलेज दे सकते हो, तो इल्यूजन पैदा होती है। यही ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक का क्षेत्र है। कांत जनरल लॉजिक के मिसयूज को डायलेक्टिकल इल्यूजन से जोड़ते हैं और दिखाते हैं कि फॉर्मल लॉजिकल स्किल को नॉलेज बढ़ाने के इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करने से मियरली प्लॉजिबल असर्शंस पैदा हो सकती है। अब इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। एनालिटिक पूछती है, तुम्हारा इंजन सही तरीके से कहां चल सकता है? डायलेक्टिक पूछती है, तुम्हारा इंजन कहां जाकर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे चलना ही नहीं चाहिए? अब रीजन की तीन बड़ी आइडियाज। जब रीजन अंडरस्टैंडिंग के सारे कंडीशन जजमेंट्स को एक अल्टीमेट यूनिटी में ले जाने की कोशिश करती है, तो तीन बड़े आइडियाज सामने आते हैं। सोल, हमारे इनर सेल्फ की अल्टीमेट यूनिटी। वर्ल्ड, सभी अपीयरेंसेस की कंप्लीट टोटलिटी। गॉड, सभी कंडीशंस के अल्टीमेट अनकंडीशन ग्राउंड का विचार। कांत कहते हैं कि ट्रांसेंडेंटल आइडियाज आर्बिट्ररी इन्वेंशंस नहीं है, वे रीजन की अपनी प्रकृति से पैदा होती है और एक्सपीरियंस की कंडीशंस को एब्सोल्यूट टोटलिटी में सोचने की कोशिश करती है। यानी रीजन इन आइडियाज को रैंडमली नहीं बनाती, इनकी जड़ रीजन की अपनी डिमांड फॉर कंप्लीटनेस में है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। रीजन कहती है, अगर मुझे कंप्लीट यूनिटी चाहिए तो मुझे उसके ऑब्जेक्ट को भी जानना चाहिए, और यही गलती है, क्योंकि कोई ट्रांसेंडेंटल आइडिया नेसेसरली ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं देती जिसे एक्सपीरियंस में कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के रूप में पाया जा सके। कांत के अनुसार आइडिया के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट सेंस एक्सपीरियंस में दिया नहीं जा सकता। यानी आइडिया होना और उसके ऑब्जेक्ट का थियोरेटिकल नॉलेज होना अलग बातें हैं। और यही बात हमने पार्ट 4 और पार्ट 6 में गॉड के संदर्भ में देखी। अब एंटिनोमीज का रहस्य समझिए। अब आपको शायद समझ आने लगा होगा कि एंटिनोमीज क्यों पैदा हुई। रीजन वर्ल्ड एज अ होल को एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट मानकर पूछती है, क्या इसकी बिगिनिंग है या नहीं? क्या स्पेस में इसकी सीमा है या नहीं? क्या सब कुछ सिंपल पार्ट से बना है या नहीं? क्या फ्रीडम है या केवल नेचुरल कैजुअलिटी?
क्या नेसेसरी बीइंग है या नहीं। और फिर रीजन दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स बना सकती है। क्यों? क्योंकि उसने जिस वर्ल्ड एज टोटैलिटी को पकड़ने की कोशिश की वह पॉसिबल एक्सपीरियंस में किसी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के रूप में गिवन नहीं है, इसलिए रीजन अपने लेजिटिमेट फील्ड से बाहर चली गई। कांत का समाधान क्या है? अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, रेगुलेटिव। रीजन की आइडियाज का एक उपयोग ऐसा हो सकता है जो नॉलेज में नए ऑब्जेक्ट्स जोड़ता नहीं लेकिन अंडरस्टैंडिंग को बेहतर डायरेक्शन देता है। कांत के अनुसार ट्रांसेंडेंटल आइडियाज ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टिट्यूटिवली डिटरमाइन नहीं करती लेकिन अंडरस्टैंडिंग को, उसके नॉलेज को अधिक सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट बनाने के लिए गाइडेंस दे सकती है। यानी रीजन का आइडिया ये नहीं कहता यह रहा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, बल्कि वह कह सकता है अपने नॉलेज को अधिक कंप्लीट यूनिटी की दिशा में व्यवस्थित करो। और यह फर्क बेहद महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूटिव और रेगुलेटिव, अब इसे समझना ही होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव, अगर कोई प्रिंसिपल किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस में पॉसिबल नॉलेज के रूप में कॉन्स्टिट्यूट करने की कंडीशंस का हिस्सा है, जैसे कैटेगरीज का लेजिटिमेट यूज एक्सपीरियंस के ऑब्जेक्ट्स के संबंध में। रेगुलेटिव, वह प्रिंसिपल जो नॉलेज के लिए एक दिशा, यूनिटी या आइडियल देता है लेकिन खुद कोई नया एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट एस्टैब्लिश नहीं करता। कांत के लिए रीजन की ट्रांसेंडेंटल आइडियाज का सही उपयोग इस रेगुलेटिव डायरेक्शन से जुड़ सकता है। इसका अर्थ, रीजन साइंस को बंद नहीं करती बल्कि नॉलेज को और सिस्टमैटिक और कनेक्टेड और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की दिशा देती है। अब समझिए कि कांत मेटाफिजिक्स को खत्म क्यों नहीं करते। यहां बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना जरूरी है। अगर कोई कहे कांत ने मेटाफिजिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो यह आधा सच है। उन्होंने मेटाफिजिक्स के डॉगमैटिक फॉर्म की आलोचना की, यानी वह मेटाफिजिक्स जो बिना अपनी कॉग्निटिव कंडीशंस जांचे सोल को सब्सटेंस, वर्ल्ड को कंप्लीट ऑब्जेक्ट, गॉड को थियोरेटिकली डेमोन्स्ट्रेबल एंटिटी बनाकर नॉलेज का दावा करने लगे। लेकिन कांत का पूरा प्रोजेक्ट एक डिसिप्लिन मेटाफिजिक्स की संभावना को बंद नहीं करता, बल्कि वह पूछता है पहले यह पता करो कि मेटाफिजिकल नॉलेज की लेजिटिमेट कंडीशंस क्या है। और यही ट्रांसेंडेंटल शब्द का असली अर्थ आता है। बहुत लोग ट्रांसेंडेंटल का अर्थ बहुत आध्यात्मिक या संसार से परे समझ लेते हैं। कांत के यहां ऐसा नहीं। वो खुद स्पष्ट करते हैं कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वह नॉलेज है जो ये समझती है कि सर्टेन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्रायोरी कैसे पॉसिबल है और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस के संबंध में उनका प्रायोरी एम्प्लॉयमेंट कैसे संभव है। यानी ट्रांसेंडेंटल कंडीशंस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज की जांच। यह डेफिनेशन पूरी किताब समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब वापस आते हैं कांत की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन पर। कांत से पहले एक सामान्य अजम्पशन यह हो सकता था, हमारा नॉलेज ऑब्जेक्ट्स के अनुसार बनता है। कांत कहते हैं शायद हमें एक दूसरी दिशा में सोचना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स एज एक्सपीरियंस हमारे कॉग्निटिव फैकल्टीज की कंडीशंस के अनुसार भी दिखाई देते हैं। यही उनके फेमस कोपर्निकन रेवोल्यूशन का फिलोसॉफिकल रूप है। जैसे कोपर्निकस ने एस्ट्रोनॉमी में पर्सपेक्टिव बदल दिया, कांत फिलॉसफी में पूछते हैं क्या नॉलेज को ऑब्जेक्ट्स के पीछे दौड़ाने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स एज एक्सपीरियंस हमारी कॉग्निशन की कंडीशंस के साथ कैसे संभव होते हैं। और यही पूरी ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी का आधार बनता है। इसका मतलब यह नहीं कि माइंड दुनिया बनाता है। यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। कांत ये नहीं कह रहे मैं सोचता हूं इसलिए दुनिया एग्जिस्ट करती है। यह कार्टेशियन या सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जैसा क्लेम नहीं। उनका पॉइंट है हम जिस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस और नो करते हैं वो हमेशा ह्यूमन सेंसिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग की कंडीशंस के माध्यम से हमारे सामने आता है। कांत ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म को एम्पिरिकल रियलिज्म के साथ जोड़ते हैं और अपीयरेंसेस की एम्पिरिकल रियलिटी को स्वीकार करते हैं। यानी हम दुनिया इन्वेंट नहीं करते, लेकिन दुनिया हमारे लिए जिस रूप में नोएबल है उस रूप में कॉग्निशन की स्ट्रक्चर की भूमिका होती है। अब सिंथेटिक प्रायोरी का रहस्य, यही वह सवाल है जिससे हमारी पूरी यात्रा शुरू हुई थी। कुछ जजमेंट्स ऐसे हैं जो न तो केवल डेफिनेशंस को खोलते हैं और न ही केवल एक्सपीरियंस से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर भी वे नेसेसिटी और यूनिवर्सैलिटी का दावा करते हैं। यही सिंथेटिक ए प्रायोरी का प्रश्न है। कांत के लिए मैथमेटिक्स और प्योर नेचुरल साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स इसी पजल से जुड़े हैं। उनका काम यह समझाना है कि ऐसा नॉलेज संभव कैसे है जो एक्सपीरियंस को एक्सटेंड करता है लेकिन जिसका आधार केवल पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं है। और उनका ट्रांसेंडेंटल फ्रेमवर्क इसका उत्तर कंडीशंस ऑफ एक्सपीरियंस में खोजता है। अब पूरी चेन देखिए। एक छोटा बच्चा दुनिया को देखता है, उसे कलर्स मिलते हैं, शेप्स मिलते हैं, साउंड्स मिलती हैं,
लेकिन धीरे धीरे वो चीजों को ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, कॉजेस, सब्सटेंसेस, रिलेशंस के रूप में समझता है। फिर साइंस इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बीच रेगुलरिटीज खोजती है। फिर रीजन पूछती है, क्या इन सब की पूरी अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन है? और यही रीजन की सीमा शुरू होती है। तो कांत का पूरा फ्रेमवर्क लगभग ऐसा बनता है। सेंसिबिलिटी एज, इंट्यूशंस, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स प्लस कैटेगरीज, जजमेंट्स, सिस्टमैटिक नॉलेज, रीजन, आइडियाज ऑफ टोटैलिटी, पॉसिबल इल्यूजन अगर आइडियाज को ऑब्जेक्ट्स की तरह लिया जाए। यही कांत की फिलोसॉफिकल मशीन है। लेकिन अब एक बहुत गहरी बात, कांत की फिलॉसफी केवल यह नहीं कहती कि नॉलेज लिमिटेड है, वह यह भी बताती है सीमा इटसेल्फ नॉलेज का हिस्सा हो सकती है। यानी यह जानना कि मैं इस चीज को थियोरेटिकली नहीं जान सकता, अपने आप में एक फिलोसॉफिकल अचीवमेंट है, क्योंकि तब हम झूठी सर्टेनिटी से बचते हैं। और यह क्रिटिकल फिलॉसफी का मूल उद्देश्य है। इसी वजह से कांत का क्रिक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। क्रिटिक का अर्थ यहां किसी थिंकर को गाली देना या उसकी थियरी में केवल फ्लॉज निकालना नहीं। क्रिटिक का मतलब रीजन की अपनी क्षमता, सीमा और लेजिटिमेट यूज की जांच। कांत यह पूछते हैं, तुम क्या कर सकती हो, किस आधार पर कर सकती हो, कहां तक कर सकती हो, और कहां तुम्हारा क्लेम इलेजिटिमेट हो जाता है। यानी रीजन को रीजन के सामने ही खड़ा करना। यह कांत की सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल एम्बिशन है। अब एक आखिरी बार फेनोमेनन और नॉमिनन को समझिए। यहां एक बहुत सटल डिस्टिंक्शन है। अगर हम कहते हैं यह पेड़ है, तो यह एम्पिरिकल एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्ट है। हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में साइंस बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं, अब मुझे बताओ कि यह पेड़ रियलिटी में हमारी पॉसिबल एक्सपीरियंस की कंडीशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपने आप में कैसा है, तो हम दूसरी तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं। कांत के लिए यहां हमारी थियोरेटिकल कॉग्निशन की सीमा सामने आती है, क्योंकि चीजों को एज दे अपीयर जानना और उन्हें एज दे आर इन देमसेल्व्स जानना एक ही क्लेम नहीं। इसी कारण कांत की फिलॉसफी एम्पिरिकल साइंस को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसके डोमेन को स्पष्ट करती है। और अब शायद पूरी किताब का सबसे सुंदर पैराडॉक्स, कांत रीजन को सीमित करते हैं, लेकिन उसी लिमिटेशन से रीजन को एक नई शक्ति मिलती है। कैसे? क्योंकि अब रीजन हर सवाल का फेक आंसर देने के लिए मजबूर नहीं है। वो कह सकती है, ये मैं जान सकती हूं, और यहां मेरा थियोरेटिकल नॉलेज समाप्त होता है। और फिर यह प्रश्न प्रैक्टिकल रीजन के क्षेत्र में जाता है। यानी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी का मतलब हर प्रश्न का आंसर देना नहीं, कभी कभी सही जगह पर रुक जाना भी नॉलेज है। अब पूरी किताब को एक सेंटेंस में समझिए। अगर मुझे क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन की पूरी यात्रा को एक ही सेंटेंस में रखना हो, तो वह कुछ ऐसी होगी। मानव रीजन की शक्ति इतनी बड़ी है कि वह अनुभव को सिस्टमैटिक नॉलेज में बदल सकती है, लेकिन इतनी असीम नहीं कि वो अनुभव से बाहर की अंतिम रियलिटी को उसी सर्टेनिटी से जान सके। इसलिए रीजन को अपनी कंडीशंस और लिमिट्स को स्वयं क्रिटिकली समझना होगा। और यही कांत का असली रेवोल्यूशन है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अब तक हमने नॉलेज देखा, एक्सपीरियंस देखा, अंडरस्टैंडिंग देखी, रीजन देखी, मेटाफिजिकल इल्यूजन देखी, गॉड, सोल और वर्ल्ड देखे, प्रैक्टिकल रीजन की तरफ भी बढ़े। लेकिन अब एक अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कांत ने हमें इतना बड़ा फ्रेमवर्क दिया, तो इस पूरी फिलॉसफी का इंसान की वास्तविक जिंदगी पर असर क्या है? क्या कांत केवल यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स के लिए है? क्या उनकी फिलॉसफी आज भी यूजफुल है? क्या उनका कैटेगोरिकल इंपरेटिव आज के इंटरनेट, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एआई और एवरीडे लाइफ में लागू किया जा सकता है? क्या कांत का किसी व्यक्ति को केवल मीन्स की तरह मत देखो, आज के सोशल मीडिया और मॉडर्न सोसाइटी में कुछ नया अर्थ लेता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कांत के दर्शन की अपनी कोई बड़ी कमजोरी भी है? क्योंकि किसी फिलॉसफर को समझने का मतलब सिर्फ उसकी महानता बताना नहीं, हमें यह भी पूछना होगा, जहां कांत की फिलॉसफी बेहद पावरफुल है, वहीं कहां वो कठिन, सीमित या विवादास्पद हो जाती है। यही हमें अगले और अंतिम हिस्से की ओर ले जाता है। आखिरी सवाल, कांत ने इंसान और फिलॉसफी को आखिर दिया क्या? कल्पना कीजिए, एक इंसान पूरी जिंदगी सवाल पूछता रहा, दुनिया क्या है? हम उसे जान कैसे सकते हैं? क्या जो कुछ हमें दिखाई देता है वही पूरी रियलिटी है? क्या इंसान सच में फ्री है? क्या गॉड है? क्या मृत्यु के बाद कुछ है? और सबसे कठिन सवाल,
क्या हमारी रीजन इन सब का फाइनल आंसर दे सकती है? 18वीं सदी में इमैनुअल कांत ने इन सवालों को केवल एक एक करके आंसर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उससे भी ज्यादा खतरनाक काम किया। उन्होंने रीजन से ही पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम जो दावा कर रही हो उसे जानने का तुम्हारे पास अधिकार भी है? और शायद यही क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन की सबसे बड़ी विरासत है। कांत की शुरुआत और हमारी अंतिम मंजिल। अब पूरी यात्रा को एक बार पीछे मुड़कर देखिए। शुरुआत में हमारे सामने था ह्यूमन नॉलेज का सवाल। कांत ने पूछा, अगर नॉलेज एक्सपीरियंस से शुरू होती है तो क्या उसका पूरा आधार एक्सपीरियंस ही है? अगर नहीं तो माइंड खुद क्या योगदान देता है? यहीं से हमें मिला स्पेस और टाइम, फिर कैटेगरीज, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रीजन। और फिर रीजन ने एक्सपीरियंस से आगे जाकर उन सवालों को पकड़ लिया जिनका कोई पॉसिबल एक्सपीरियंस नहीं था। यहीं से शुरू हुई ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक। और यहीं रीजन को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। कांत ने रीजन को हराया नहीं, उसे अनुशासित किया। यह बात पूरी किताब के अंत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कांत का उद्देश्य रीजन को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, वह रीजन को उसकी सही जगह देना चाहते थे। एक तरफ रीजन के पास इनक्रेडिबल पावर है, वो मैथमेटिक्स कर सकती है, साइंस बना सकती है, नेचर के लॉज समझ सकती है, एक्सपीरियंस को सिस्टमैटिक नॉलेज में बदल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वही रीजन जब पूछती है, पूरा यूनिवर्स अपने आप में क्या है, सोल अपने आप में क्या है, गॉड को थियोरेटिकली कैसे प्रूव करूं, तो समस्या पैदा होती है। कांत कहते हैं, यहां हमें पहले यह देखना होगा कि क्या हमारे पास उस प्रकार के नॉलेज की लेजिटिमेट कंडीशंस है। यही क्रिटिकल फिलॉसफी है। सबसे बड़ा भ्रम सोच सकता हूं इसलिए जानता हूं। यही वह गलती है जिसे कांत बार बार पकड़ते हैं। आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं, आप उसके बारे में लॉजिकली आर्ग्यूमेंट भी बना सकते हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उस चीज का कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट आपको एक्सपीरियंस में दिया गया है। ट्रांसेंडेंटल आइडियाज रीजन की अपनी आवश्यक एक्टिविटी से पैदा होती है, लेकिन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स को पॉसिबल एक्सपीरियंस में उसी तरह नहीं दिया जा सकता। यानी कॉन्सेप्ट होना, ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना। यह छोटा सा डिस्टिंक्शन मेटाफिजिक्स की पूरी दुनिया बदल देता है। और यही कारण है कि गॉड, सोल और वर्ल्ड इतने मुश्किल बन जाते हैं। मान लीजिए मैं पूछता हूं, क्या मेरी आत्मा एक सिंपल इमॉर्टल सब्सटेंस है? यह कोई ऑर्डिनरी एम्पिरिकल क्वेश्चन नहीं। आप माइक्रोस्कोप लेकर आत्मा को नहीं देख सकते, आप थर्मोमीटर से उसकी टेम्परेचर नहीं माप सकते, आप लैबोरेटरी में उसे उसी तरह आइसोलेट नहीं कर सकते जैसे किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को। तो अगर कोई कहे, मैंने प्योर रीजन से आत्मा की पूरी मेटाफिजिकल नेचर जान ली, कांत पूछेंगे, तुमने किस प्रकार का इंट्यूशन इस्तेमाल किया? अगर कोई पॉसिबल एक्सपीरियंस नहीं, तो थियोरेटिकल नॉलेज का दावा संदिग्ध हो जाता है। इसी तरह गॉड, इसी तरह वर्ल्ड एज अ कंप्लीट टोटैलिटी। लेकिन यही कांत की फिलॉसफी बहुत खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि वह यह नहीं कहते, इन सवालों को पूछो ही मत, बल्कि वह कहते हैं, पूछो, लेकिन अपने सवाल की प्रकृति समझकर पूछो। यह बहुत बड़ा फर्क है। मानव रीजन इन सवालों से बच नहीं सकती। कांत स्वयं लिखते हैं कि गॉड, फ्रीडम और इमॉर्टैलिटी ऐसे अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें प्योर रीजन स्वयं उठाती है। यानी मेटाफिजिक्स कोई एक्सीडेंटल बीमारी नहीं। रीजन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह कंडीशन के पीछे कंडीशन, एक्सप्लेनेशन के पीछे एक्सप्लेनेशन और आखिर में अनकंडीशनड की तलाश करती है। तो क्या मेटाफिजिक्स खत्म? नहीं। यही बहुत लोग कांत को गलत पढ़ते हैं। उन्होंने मेटाफिजिक्स को खत्म नहीं किया, उन्होंने डॉगमैटिक मेटाफिजिक्स की आलोचना की। ऐसी मेटाफिजिक्स जो पहले यह जांचती ही नहीं कि रीजन के पास किस तरह का नॉलेज पॉसिबल है, और फिर सीधे अल्टीमेट रियलिटी के बारे में कंक्लूजन्स निकालने लगती है। कांत के अनुसार पहले रीजन की कैपेसिटी की आलोचनात्मक जांच होनी चाहिए। यानी पहले नक्शा बनाओ, फिर यात्रा करो, वरना आप रास्ते को ही मंजिल समझ बैठेंगे। अब आता है कांत का सबसे प्रसिद्ध फिलोसॉफिकल मूव, और यही पूरी किताब का इमोशनल नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल क्लाइमैक्स है। अगर थियोरेटिकल रीजन गॉड, इमॉर्टैलिटी और फ्रीडम को कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर सकती, तो क्या ये कॉन्सेप्ट्स बेकार हो गए? नहीं। अब रीजन का दूसरा रूप सामने आता है, प्रैक्टिकल रीजन। अब सवाल बदल जाता है। पहले था, मैं क्या जान सकता हूं? अब है, मुझे क्या करना चाहिए? और यही इंसान एक मियर ऑब्जर्वर से मॉरल एजेंट बन जाता है। फ्रीडम का असली अर्थ
हम अक्सर फ्रीडम को समझते हैं, जो मन करे वो करना, लेकिन कांत के यहां ये फ्रीडम का सबसे सुपरफिशियल रूप होगा। अगर मेरा हर एक्शन केवल मेरी इच्छा, मेरी क्रेविंग, मेरा डर, मेरा फायदा, मेरी आदत से तय हो रहा है, तो क्या मैं सच में ऑटोनॉमस हूं? कांत का उत्तर है, फ्रीडम का संबंध रैशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन से है। यानी इंसान ऐसा भी कर सकता है कि जो मन कर रहा है उसके बावजूद वो वही करे जिसे रीजन मॉरल रूप से सही समझती है। यही मोरालिटी और फ्रीडम एक दूसरे से जुड़ते हैं। कांत के लिए क्रिटिकल डिस्टिंक्शन ये संभावना खोलती है कि एक ही विल को अपीयरेंसेस के स्तर पर नेचुरल कैजुअलिटी के अधीन समझा जाए, जबकि दूसरे स्टैंड पॉइंट से फ्रीडम के संदर्भ में सोचा जाए। और यही कांत का एक बहुत गहरा पैराडॉक्स सामने आता है। हम सोचते हैं रूल्स मेरी फ्रीडम छीनते हैं। कांत पूछते हैं, कौन से रूल्स? अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपको आर्बिट्ररी तरीके से कंट्रोल कर रहा है तो वह ऑटोनॉमी नहीं। लेकिन अगर आपका रैशनल विल खुद उस यूनिवर्सल मॉरल लॉ को स्वीकार करता है जिसके अनुसार आपको एक्ट करना चाहिए, तो मोरालिटी फ्रीडम की दुश्मन नहीं रहती, वो फ्रीडम की एक्सप्रेशन बन जाती है। यानी अपनी हर इच्छा को फॉलो करना फ्रीडम नहीं, कभी कभी अपनी सबसे मजबूत इच्छा को भी मॉरल प्रिंसिपल के अधीन रखना फ्रीडम हो सकता है। अब मोरालिटी को हैप्पीनेस से अलग कीजिए। कांत की मोरालिटी का मतलब यह नहीं अच्छे इंसान बनो ताकि रिवॉर्ड मिलेगा। अगर ऐसा होता तो मोरालिटी फिर से सेल्फ इंटरेस्ट बन जाती। कांत के लिए पहला सवाल है, क्या तुम हैप्पीनेस के योग्य हो, न कि तुम्हें हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। उनके कैनन में मॉरल वर्ल्ड का प्रैक्टिकल आइडियल यही है कि रैशनल बीइंग्स फ्रीडम और मॉरल लॉ के अनुसार ऐसा वर्ल्ड बनाए जिसमें हैप्पीनेस और मोरालिटी का उचित संबंध हो। यही है हाईएस्ट गुड। अब पूरी बात एक साथ जोड़िए। एक तरफ वर्चू, दूसरी तरफ हैप्पीनेस। कांत के लिए अल्टीमेट मॉरल पिक्चर में दोनों के बीच उचित करेस्पॉन्डेंस की कल्पना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी एम्पिरिकल दुनिया में ऐसा गारंटी दिखाई नहीं देता। कई बार अच्छा इंसान सफरिंग करता है और गलत काम करने वाला व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। इसलिए मॉरल लॉ अपने आप वर्ल्डली हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देता। कांत इसी गप को हाईएस्ट गुड के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में उठाते हैं और यही गॉड और फ्यूचर लाइफ वापस आते हैं। अब ध्यान से समझिए, कांत ये नहीं कह रहे मैंने गॉड को थियोरेटिकल प्रूफ से साबित कर दिया, बल्कि प्रैक्टिकल रीजन के संदर्भ में गॉड और फ्यूचर लाइफ हाईएस्ट गुड की मॉरल पॉसिबिलिटी से जुड़े पोस्टुलेट्स के रूप में सामने आते हैं। कांत स्वयं गॉड और फ्यूचर लाइफ को ऐसे पोस्टुलेट्स के रूप में रखते हैं जो मॉरल ऑब्लिगेशन के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क से जुड़े हैं। यानी यहां हमें फिर वही डिस्टिंक्शन याद रखनी है, थियोरेटिकल नॉलेज अलग है, प्रैक्टिकल रैशनल कमिटमेंट अलग। इन्हें मिला दिया तो कांत की पूरी आर्किटेक्चर टूट जाती है। अब कांत की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक का अर्थ समझिए। कांत कहते हैं कि उन्हें थियोरेटिकल नॉलेज को सीमित करना पड़ा ताकि फेथ के लिए जगह बन सके, लेकिन इसे गलत तरीके से मत समझिए। इसका अर्थ ये नहीं रीजन बंद करो और कुछ भी मान लो, बल्कि अर्थ यह है अगर स्पेक्युलेटिव रीजन को उन चीजों पर भी अनलिमिटेड अथॉरिटी दे दी जाए जिन्हें पॉसिबल एक्सपीरियंस में ऑब्जेक्ट की तरह दिया ही नहीं जा सकता, तो वो प्रैक्टिकल रीजन की लेजिटिमेट डिमांड्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए लिमिटेशन रीजन की कमजोरी नहीं, कई जगह रीजन की सुरक्षा है। अब सोचिए अगर कांत ये डिस्टिंक्शन न देते तो क्या होता। एक फिलोसफर कहता मैंने गॉड प्रूव कर दिया, दूसरा कहता नहीं मैंने प्रूव कर दिया कि गॉड नहीं है, तीसरा कहता मैंने प्रूव कर दिया कि यूनिवर्स की बिगिनिंग है, चौथा नहीं यूनिवर्स एटर्नल है। और दोनों पक्ष अपने अपने सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स लेकर खड़े हैं। कांत पूछते हैं, क्या आप दोनों ने पहले यह जांचा कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो पॉसिबल एक्सपीरियंस में गिवन भी है या नहीं? अगर नहीं तो प्रॉब्लम आपके कंक्लूजन में नहीं, प्रॉब्लम आपके स्टार्टिंग पॉइंट में है। यही ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक का बड़ा लेसन है। अब इसे आज की जिंदगी में रखिए। मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है मैं जानता हूं कि यही पूरी सच्चाई है। कांत शायद सबसे पहले पूछेंगे तुम्हारे नॉलेज की कंडीशंस क्या है, तुमने क्या देखा, क्या नहीं देखा, तुम्हारा कंक्लूजन किस एविडेंस पर है, क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स उस एविडेंस से ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, क्या तुम पॉसिबिलिटी को सर्टेनिटी समझ रहे हो। यह कांत का रोजमर्रा का प्रैक्टिकल लेसन है। कांत हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाते हैं, लेकिन ह्यूमिलिटी का अर्थ कुछ भी मत मानो नहीं, बल्कि अपने क्लेम के प्रोपोर्शन में सर्टेनिटी रखो। अगर एविडेंस लिमिटेड है तो सर्टेनिटी भी लिमिटेड होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट केवल हाइपोथेटिकल है तो उसे फैक्ट मत बनाओ। अगर क्वेश्चन एम्पिरिकल है
तो एम्पिरिकल एविडेंस लो। अगर क्वेश्चन मेटाफिजिकल है तो पहले उसके पॉसिबल स्टेटस की जांच करो, और अगर क्वेश्चन मॉरल है तो केवल मुझे इससे क्या फायदा होगा मत पूछो। यही कांत की क्रिटिकल एटीट्यूड है। लेकिन कांत की फिलॉसफी की सीमाएं भी हैं। अब हम केवल प्रशंसा करके नहीं रुक सकते, क्योंकि एक महान फिलोसोफर को समझने का मतलब उसकी वीकनेसेस को भी देखना है। कांत की सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन बेहद कठिन भी है। उनकी टर्मिनोलॉजी डेंस है। उनका डिस्टिंक्शन फेनोमेनन बटा नॉमिनन, अप्रायरी बटा अ पोस्टीरियराई, एनालिटिक बटा सिंथेटिक, कॉन्स्टिट्यूटिव बटा रेगुलेटिव, अंडरस्टैंडिंग बटा रीजन इतना टेक्निकल है कि पहली रीडिंग में पूरा फ्रेमवर्क पकड़ना मुश्किल हो सकता है। और यही कारण है कि कांत के बाद जर्मन फिलोसफी में उनके कॉन्सेप्ट्स को लेकर इंटेंस डिबेट शुरू हुई। दूसरी बड़ी चुनौती थिंग इन इटसेल्फ। कांत कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट्स एज अपीयरेंसेस का एम्पिरिकल नॉलेज मिल सकता है, लेकिन थिंग्स इन देमसेल्व्स को उसी तरीके से नहीं जाना जा सकता। यहीं से एक कठिन फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पैदा होता है। अगर थिंग इन इटसेल्फ हमारी कॉग्निशन से इंडिपेंडेंट है तो उसके बारे में मीनिंगफुल क्लेम्स हम किस सेंस में कर सकते हैं? कांत का फ्रेमवर्क इसे एक सीमा के रूप में रखता है, लेकिन बाद के फिलोसोफर्स ने इसी पॉइंट को अलग अलग तरीके से चैलेंज और री इंटरप्रेट किया। यानी कांत की फिलोसफी ने डिबेट खत्म नहीं की, उसने नई डिबेट शुरू कर दी। और शायद यही किसी महान फिलोसफी की पहचान भी है। तीसरी चुनौती, क्या कैटेगरीज केवल ह्यूमन कॉग्निशन की स्ट्रक्चर है? कांत के फ्रेमवर्क में कैटेगरीज एक्सपीरियंस को इंटेलिजिबल बनाती है, लेकिन यहां फिर सवाल आता है, क्या यह स्ट्रक्चर रियलिटी के बारे में है या केवल रियलिटी एज एक्सपीरियंस्ड बायस के बारे में? कांत का क्रिटिकल आंसर दोनों को सीधे बराबर नहीं करता। वह एम्पिरिकल ऑब्जेक्टिविटी को बचाते हुए ट्रांसेंडेंटल कंडीशंस की बात करते हैं, लेकिन यही डिस्टिंक्शन बाद के फिलोसोफर्स के लिए बहुत बड़ा विवाद बन गया। चौथी चुनौती, मोरालिटी कितनी कठोर हो सकती है? कांत की मोरालिटी यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर जोर देती है, लेकिन रियल लाइफ हमेशा क्लीन नहीं होती। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां दो ड्यूटीज टकराती दिखाई देती हैं, या यूनिवर्सल प्रिंसिपल को कंक्रीट सिचुएशन में लागू करना कठिन हो जाता है। यही वजह है कि बाद की मॉरल फिलॉसफी ने कांतिया एथिक्स को आगे बढ़ाया, रिवाइज किया और क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन यहां एक बात महत्वपूर्ण है, कांत ने मोरालिटी को मियर कन्वीनियंस से निकालकर प्रिंसिपल, डिग्निटी और रैशनल एजेंसी के केंद्र में ला दिया, और यह कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। अब कांत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अगर मुझे उनकी पूरी फिलॉसफी को कुछ बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस में रखना हो, पहला, उन्होंने नॉलेज के सब्जेक्ट को गंभीरता से लिया। हम केवल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखते, हम ये भी पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे लिए नोएबल कैसे बनता है। दूसरा, उन्होंने एक्सपीरियंस और रीजन के बीच नया संबंध बनाया। नॉलेज न केवल रॉ सेंसेशन है और न केवल प्योर थॉट, दोनों की स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शन महत्वपूर्ण है। तीसरा, उन्होंने मेटाफिजिक्स की सीमा को फिलोसॉफिकल क्वेश्चन बनाया। उन्होंने पूछा, क्या मेटाफिजिकल नॉलेज पॉसिबल है? और इसका आंसर देने के लिए पहले रीजन की आलोचना की। चौथा, उन्होंने फ्रीडम को मोरालिटी से जोड़ा। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीनिंगफुल बनाने के लिए फ्रीडम का प्रश्न अनअवॉइडेबल हो गया। पांचवा, उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी और रैशनल एजेंसी को मोरालिटी के केंद्र में रखा। व्यक्ति केवल किसी उपयोगी चीज की तरह नहीं, वह एक रैशनल एजेंट है। और अब सबसे बड़ा सवाल, कांत की किताब का असली संदेश क्या है? शायद ये नहीं, मनुष्य कुछ नहीं जान सकता, ये कांत नहीं है, बल्कि मनुष्य बहुत कुछ जान सकता है, लेकिन उसे यह जानना होगा कि वो क्या जान सकता है। यही फर्क है स्केप्टिसिज्म और क्रिटिकल फिलॉसफी के बीच। स्केप्टिक कह सकता है, शायद कुछ भी निश्चित नहीं। कांत कहता है, नहीं, पहले तय करो कि सर्टेनिटी की कंडीशंस क्या है, और फिर जो लेजिटिमेटली नोन है उसे बचाओ। जो नहीं जाना जा सकता उस पर ओवरक्लेम मत करो। और जहां प्रैक्टिकल रीजन का सवाल है, उसे थियोरेटिकल नॉलेज के स्टैंडर्ड से कंफ्यूज मत करो। अब पूरी किताब को एक अंतिम यात्रा की तरह देखिए। हम शुरू हुए, मैं क्या जान सकता हूं, और पहुंचे पॉसिबल एक्सपीरियंस की सीमाओं तक। फिर पूछा, मैं क्या कर सकता हूं, और पहुंचे मॉरल एजेंसी और फ्रीडम तक। फिर पूछा, मैं किसकी आशा कर सकता हूं, और पहुंचे हाईएस्ट गुड, गॉड और फ्यूचर लाइफ के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तक। लेकिन इन सबके पीछे एक और सवाल खड़ा है, मनुष्य क्या है? और शायद कांत की पूरी फिलॉसफी इसी प्रश्न की अलग अलग दिशाओं में खोज है। मनुष्य, प्रकृति भी, फ्रीडम भी। यह कांत की फिलॉसफी का सबसे सुंदर टेंशन है। एक तरफ हम शरीर हैं, हम नेचर में रहते हैं, हमारे एक्शंस एम्पिरिकल वर्ल्ड में दिखाई देते हैं।
वे नेचुरल लॉज के फ्रेमवर्क में स्टडी किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम खुद को मॉरल बीइंग्स के रूप में भी समझते हैं। हम कहते हैं मुझे ऐसा करना चाहिए। ये शुड केवल फिजिकल कैजुअलिटी की भाषा नहीं है। यही मोरालिटी और फ्रीडम का फिलोसॉफिकल प्रश्न पैदा होता है। कांत के अनुसार क्रिटिकल डिस्टिंक्शन दोनों स्टैंड पॉइंट्स को एक कॉन्ट्रडिक्शन के बिना सोचने की संभावना देता है। यही शायद कांत का सबसे बड़ा लेसन है। इंसान को एक ही पर्सपेक्टिव में बंद मत कर दो। सिर्फ ये मत कहो इंसान बायोलॉजी है, और यह भी मत कहो इंसान एम्पिरिकल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग कोई मिस्टिकल एंटिटी है। कांत हमें मजबूर करते हैं कि हम पूछें किस स्टैंड पॉइंट से हम किस प्रकार का क्लेम कर रहे हैं। साइंस एक तरह से देखती है, मॉरल फिलॉसफी दूसरी तरह से, मेटाफिजिक्स तीसरे प्रकार का सवाल उठाती है, और क्रिटिकल फिलॉसफी इन पर्सपेक्टिव्स की कंडीशंस और लिमिट्स को स्पष्ट करने की कोशिश करती है। अब पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल लेसन, अगर आप कांत को पढ़ने के बाद केवल एक हैबिट लेकर जाएं, तो वह ये होनी चाहिए, जब भी आप कोई बड़ा क्लेम सुने तुरंत मत पूछिए सही है या गलत। पहले पूछिए ये क्लेम किस प्रकार का है। क्या ये ऑब्जर्वेशन है, क्या ये इन्फ्रेंस है, क्या ये डेफिनेशन है, क्या ये एम्पिरिकल हाइपोथेसिस है, क्या ये मॉरल प्रिंसिपल है, क्या ये मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन है, क्या ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, या इसे सर्टेनिटी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये एक छोटी आदत है, लेकिन इंटेलेक्चुअल लाइफ में इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। और अब हमारी 8 भागों की पूरी यात्रा समाप्त होने वाली है। हमने देखा स्पेस और टाइम से लेकर कैटेगरीज तक, अंडरस्टैंडिंग से रीजन तक, फेनोमेनन से नॉमिनन तक, एंटिनमीज से ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म तक, फिर फ्रीडम, मोरालिटी, हाईएस्ट गुड, गॉड और फ्यूचर लाइफ तक। लेकिन इन सबको जोड़ने वाली एक ही धुरी थी, रीजन की शक्ति और रीजन की सीमा। कांत की फिलॉसफी का अंतिम संतुलन। एक तरफ वो हमें चेतावनी देते हैं, अपने रीजन को इतना शक्तिशाली मत समझो कि वो हर मेटाफिजिकल मिस्ट्री को फैक्ट में बदल दे। दूसरी तरफ वह यह भी नहीं कहते रीजन बेकार है। वो कहते हैं रीजन का लेजिटिमेट यूज खोजो। जहां वह नॉलेज दे सकती है वहां उसका पूरा उपयोग करो। जहां वह इल्यूजन पैदा करती है वहां उसे क्रिटिकली रोक दो। जहां मोरालिटी की मांग है वहां प्रैक्टिकल रीजन को समझो, और जहां अल्टीमेट क्वेश्चंस है वहां सर्टेनिटी और रैशनल होप के बीच अंतर पहचानो। और अब आखिरी सवाल, कांत आज भी क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि दुनिया बदल गई है, लेकिन एक चीज नहीं बदली, इंसान अभी भी सर्टेनिटी चाहता है। आज हमारे पास इंटरनेट है, एआई है, सोशल मीडिया है, असीम इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन बढ़ने का अर्थ ये नहीं का विजडम भी बढ़ गई। हमारे पास पहले से ज्यादा डेटा है, लेकिन सवाल वही है, हम उसमें से क्या जानते हैं, क्या इन्फर करते हैं, क्या मानते हैं, और क्या केवल इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि किसी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। यही कांत फिर से रेलेवेंट हो जाते हैं। अंतिम निष्कर्ष, तो अगर कोई आपसे पूछे कांत की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन आखिर किस बारे में है, तो आप केवल ये मत कहना ये बहुत कठिन फिलॉसफी की किताब है। कहिए ये इंसानी रीजन की आत्म परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें रीजन खुद जज भी है और खुद डिफेंडेंट भी। वह अपने ही सामने खड़ी होती है और पूछती है, मैं क्या जान सकती हूं? किस आधार पर जान सकती हूं? कहां तक जान सकती हूं? कहां मेरा ज्ञान इल्यूजन बन जाता है? और जब थियोरेटिकल नॉलेज की सीमा सामने आती है तब सवाल बदल जाता है, अब मुझे कैसे जीना चाहिए? यहीं से फ्रीडम आती है, मोरालिटी आती है, ड्यूटी आती है, हाईएस्ट गुड आता है, और फिर गॉड और फ्यूचर लाइफ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सामने आते हैं। और शायद कांत का सबसे बड़ा संदेश यही है, इंसान की महानता इस बात में नहीं कि वह हर सवाल का जवाब जानता है। इंसान की महानता शायद इसमें है कि वह अपने ज्ञान की सीमा पहचानते हुए भी सवाल पूछना बंद नहीं करता। वह सर्टेनिटी का दिखावा नहीं करता, वह इग्नोरेंस को भी ऑनेस्टली स्वीकार कर सकता है, और फिर भी ट्रूथ की खोज, मोरालिटी की खोज और बेहतर जीवन की खोज जारी रखता है। कांत के लिए रीजन का काम सिर्फ दुनिया को एक्सप्लेन करना नहीं, वो हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने इंटेलेक्चुअल क्लेम्स को कितना सीरियस लें। और इस पूरी किताब को एक आखिरी बार एक वाक्य में, जहां नॉलेज संभव है वहां रीजन को पूरी स्पष्टता से काम करना चाहिए। जहां नॉलेज की सीमा आती है वहां उसे अपनी सीमा पहचाननी चाहिए, और जहां मॉरल लाइफ का प्रश्न आता है वहां इंसान को अपने फ्रीडम और ड्यूटी को गंभीरता से लेना चाहिए।
यही क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन की यात्रा का सार है। और शायद इसी कारण कांत की फिलॉसफी आज भी केवल एक पुरानी किताब नहीं लगती, क्योंकि सवाल आज भी वही है, मैं क्या जानता हूं? मुझे कैसे पता कि मैं सही हूं? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सच में स्वतंत्र हूं? और जिस चीज को मैं पूरी तरह जान नहीं सकता, उसके बारे में मुझे किस तरह सोचना चाहिए? इन सवालों के फाइनल आंसर्स शायद आसान नहीं है, लेकिन कांत ने हमें एक ऐसी चीज दी जो शायद फाइनल आंसर से भी ज्यादा मूल्यवान है, सवाल पूछने का एक डिसिप्लिन तरीका। और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।